हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे। तो डब्ल्यूबीसी को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ग्रेनुलाइकोसाइट्स। इसके साइटोप्लाज्मा में ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इसोफिल्स और बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स की अगर जो हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी हैं। इसमें जो परसेंटेज होता है 15 to 70% पाए जाते हैं। और इसका जो न्यूट्रोफिल का काम होता है, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और फेगोसाइटोसिस करते हैं। और बैक्टीरिया को कहाँ कर डिस्ट्रॉय करना है, ठीक। अगर बॉडी में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले इन्फेक्शंस साइट पर पहुंचते हैं, इसीलिए इन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिसइंफेक्शन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे स्नोफिल की। तो इसमें 1.4% होते हैं। इसमें फंक्शन क्या होगा, पैरास्टाइटिस को डिस्ट्रॉय करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये अस्थमा या एलर्जी में इसोफिल्स की क्या होती है, काउंट बढ़ सकती है। इसोफिल्स सबसे कम क्वांटिटी में होते हैं, ठीक। परसेंटेज 0 से 1%। और फंक्शन हमारा बायोफिल्स रिलीज करते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, हेपेरिन हो गया। हिस्टामिन एलर्जी और इन्फ्लामेशन कॉज करता है और ब्लड वेसल को डिलेट करते हैं। इस जैसे हिपेरिन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बी स्टैनिंग के बाद रेडनेस और ईचिंग हिस्टामिन्स की वजह से होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ग्रान्युलोसाइटिस। इसको साइटोप्लाज्म में विजिबल्स ग्रेनुलस नहीं होते हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट 20 से 40%। ये मेजर टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। सेल क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। और टी सेल्स क्या होते हैं, वायरल इन्फेक्शन सेल और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। वैक्सीनेशन के बाद मेमोरी सेल बनाते हैं जो फ्यूचर इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देते हैं। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ये सबसे बड़े डब्ल्यूबीसीज होते हैं, जिसका 2 से 8% होते हैं। इसमें फंक्शन क्या होते हैं, ब्लड से टिश्यू में जाकर माइक्रोफेज बन जाते हैं। और माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, डेड सेल को रिमूव करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, टिश्यू को क्लीन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें वुंड हीलिंग हुई है, कहीं पे घाव हुआ है, को भरने और माइक्रोफेजेस डैमेज टिश्यू को क्लीन करते हैं, ठीक है। अब अगर जो हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्रोड्यूस करेगा एंटीबायोटिक को, रिमूव करेगा डेड सेल को, और पेस्टिसाइड इन इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, प्रोटीन की एनागोनिस्ट इन्फेक्शन को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। फिर हम डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोग्राफी बैक्टीरिया और फंगी को क्या करेगा, बैक्टीरिया और फंगी को फेगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, ये बी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज बनाते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। रिमूव द डेड सेल्स, तो मोनोसाइटिस्ट और मोनोफेजेस माइक्रोफेजेस डेड सेल और टिश्यू डिब्रिस को क्या करती है, क्लीन करते हैं। फिर हमारा आता है पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स। तो डब्ल्यूबीसी
इनेटेड और एडॉप्टिव इम्यून दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं और बॉडी के डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ये बॉडी की इम्यून आर्मी है जो इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करते और एलिमिनेट करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके प्लेटलेट्स की, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटिस्ट बोलते हैं। इसके तो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटिस्ट, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड हिमेटोपोइसिस। तो इसमें प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइटिस्ट भी कहा जाता है, ब्लड के स्मॉल कलरलेस या सेल फ्रेगमेंट होते हैं। ये कंप्लीट सेल नहीं होते क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? बोन मैरो में प्रेजेंट मेगाकार्योसाइट्स नेम की एजेंट सेल से बनाते हैं। इसमें प्लेटलेट्स क्या होता है? ब्लड के छोटे सेल फ्रेगमेंट होते हैं जो इंजरी होने पर ब्लड क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, तो बोन मैरो में एक बहुत बड़ी सेल होती है जिसे मेगाकार्योसाइट्स कहते हैं। ये गेंट सेल टूटकर हजारों छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाती है। ये फ्रेगमेंट ही प्लेटलेट कहते हैं। ठीक है, जिससे एक बड़ा ब्रेड का लोफ छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाता है, वैसे ही मेगाकार्योसाइट्स टूटकर प्लेटलेट्स बनाते हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ये वेरी स्मॉल सेल्स, फ्रेगमेंट या न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, कलरलेस होंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट इन रेड बोन मैरो, नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से 4,50,000 माइक्रोमीटर्स और लाइफ स्पैन इसकी 7 से 10 डेज होगी। ठीक है, अगर जो हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशंस, मतलब खून का जमना, ब्लड का फॉर्मेशन करना। तो प्लेटलेट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड क्लॉट बनाना। जब किसी ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है तो प्लेटलेट सबसे पहले इंजरी बाइट पर पहुंचते हैं। ये एक दूसरे से चिपककर हर प्लेटलेट प्लेग बनाते हैं। उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं और फाइबर्स क्लॉट बन जाते हैं। ठीक है, अगर फिंगर कट हो जाए, प्लेटलेट्स का इंजरी साइट पर पहुंचती है और एक टेम्परेरी प्लेग बनाती है। फाइबर उस प्लेग को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस को रोकना, तो प्लेटलेट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो छोटी सी इंजरी से भी ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी। ठीक है, प्लेटलेट काउंट बहुत कम होने पर पेशेंट को नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग या स्किन पर रेड स्पॉट्स, इसको हम पैचेस बोलते हैं, या इजी बर्निंग हो सकती है। ठीक, फिर है हमारा है रिपेयर ऑफ डैमेज ब्लड वेसल्स। क्या करेंगे रिपेयर ऑफ ब्लड डैमेज वेसल्स? तो प्लेटलेट्स सिर्फ क्लॉट ही नहीं बनाते बल्कि बॉडी वेसल्स के रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। रोड एक्सीडेंट के बाद इंजरी वाली जगह पर प्लेटलेट्स हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वैस्कुलर इंटीग्रिटी, तो क्या है? हीलिंग ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग और लैक पुअर बनाए रखना भी प्लेटलेट्स का इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना गया है। ये ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग
एपिथेलियम को सपोर्ट करते हैं। अगर प्लेटलेट फंक्शन नॉर्मल हो तो ब्लड वेसल्स और अननेसेसरी ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है। लाइफ स्पैन और प्लेटलेट्स, एवरेज लाइफ स्पैन 7 से 10 डेज हो। ओल्ड प्लेटलेट्स को स्प्लीन और लीवर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बोन मैरो कंटिन्यूसली नए प्लेटलेट्स को क्या करते हैं, ये बना लेते हैं। ओके। जैसे ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स स्टडी इन द हिमेटोलॉजी, तो ब्लड सेल्स सिर्फ ब्लड में ही नहीं बनते बल्कि बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो ब्लड सेल बनाते हैं और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। जैसे बोन मैरो हो गया या स्प्लीन्स, लिम्फ नोड, थ्रेम, लीवर्स। तो बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो बोन के अंदर प्रेजेंट सॉफ्ट स्पंजस टिश्यू होते हैं और एडल्ट में रेड बोन मैरो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का मेन साइट होता है। इसमें रेड बोन मैरो मेनली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सीरम को, रिब्स को और वर्टिब्रल्स, पेल्विक या स्कल्स, अप्रॉक्सीमेटली फीमेल और हार्मोन्स में। फैक्टर्स ऑफ बोन मैरो में प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। ठीक। तो बोन मैरो कंटिन्यूसली नए आरबीसीज को बनाते रहता है। ठीक। इस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसमें पुराने आरबीसीज 120 दिन बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए नए आरबीसीज बनाना जरूरी होता है। प्रोडक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो बोन मैरो बॉडी के डिसफंक्शन के लिए डब्ल्यूबीसी बनाते हैं। ये डिसफंक्शन से प्रोडक्शन देते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, तो बोन मैरो के मेगाकार्योसाइटिस प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करता है। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन एबनॉर्मल के लेफ्ट अपर साइड में प्रेजेंट एक लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं। इसको गैविगट ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे फिल्टर ओल्ड आरबीसीज, तो 120 दिन पुराने आरबीसीज को स्प्लीन्स आइडेंटिफाई करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। स्टोर द ब्लड सेल, तो स्प्लीन इमरजेंसी के लिए आरबीसीज और प्लेटलेट्स को स्टोर करता है। पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स, तो स्प्लीन में लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो डिसफंक्शंस के अगेंस्ट इम्यून को रिस्पॉन्स देते हैं। रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ब्लड में प्रेजेंट बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि फिर हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स की, तो लिम्फ नोड्स छोटी बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स के अलोंग प्रेजेंट रहते हैं। फंक्शंस फिल्टर्स लिम्फ्स, तो ये क्या होता है, लिम्फ नोड लिम्फ फाइबर्स के फिल्टर्स करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फर्जिन्स पार्टिकल्स हो गए, यानी ट्रैप हो जाते हैं। ठीक। प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फ नोड्स बी और टी लिम्फ को प्रोड्यूस एक्टिव और मल्टीप्लाई करते हैं। इम्यून डिसफंक्शंस, तो डिसफंक्शंस के टाइम्स लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाती है क्योंकि यहाँ इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो देखें, थ्रॉट इन्फेक्शंस के नेक या लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं थाइमस, तो थाइमस चेस्ट में स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट एक लिम्फोइडिक ऑर्गन होता है। ये बचपन में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। फंक्शन की बात करें हम इसकी, तो क्या होता है, ये मेचुरेशन और टी लिम्फोसाइट्स मतलब बोन मैरो में बनने इम्यून मेच्योर टी सेल थाइमस में मेच्योर होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, तो थाइमस बॉडी के सेलुलर इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। ठीक है। अगर थाइमस
प्रॉपरली डेवलप ना हो तो इम्यून हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो सकता है, मतलब कि कमज़ोर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे लीवर की। तो लीवर बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है। ये मेटाबॉलिज्म के साथ ब्लड रिलेटेड डिस्फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। इसका जो काम होता है क्या होता है, प्रोड्यूस द क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो लीवर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाते हैं जैसे कि फाइब्रोनोजेंस, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग रोकने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्टोरेज आयरन एंड विटामिन। तो लीवर स्टोर करता है हमारे आयरन को, विटामिन B12 को, विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन को। ये आरबीसीज फॉर्मुलेशन और बॉडी क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। फिर हम बात करेंगे प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स ड्यूरिंग द फीटल्स लाइफ में। तो फीटल्स स्टेज में लीवर ब्लड सेल को प्रोडक्शंस का मेन ऑर्गन होता है। ये बर्थ के बाद ये फंक्शन बोन मैरो को परफॉर्म करते हैं। हिपैटोपोइसिस, इसमें क्या होता है कि ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन क्यों प्रोसेस होती है। ये सिंपल वर्ड में देखा जाए तो हिपैटोपोइसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी नए आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अगर जो हम स्टेज की बात करें, साइट की बात करें हिपैटोपोइसिस की, तो इसमें एम्ब्रोनिक स्टेज ये यॉर्क सी का होता है। ये प्रेगनेंसी में इनिशियस वीक के सबसे पहले ब्लड सेल यॉर्क सी में बनते हैं। फिर हम फीटल स्टेज, लीवर या स्प्लीन्स, मिडिल प्रेगनेंसी में ब्लड सेल्स फंक्शन या लीवर या स्प्लीन में होती है, ओके। फिर हम बात करेंगे एडल्ट स्टेज में। तो रेड बोन मैरो ये बर्थ के बाद और इसमें एडल्ट थ्रोट में ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का मेन साइड रेड बोन मैरो होता है। ब्लड सेल प्रोडक्शंस ड्यूरिंग द हिमेटोपोइसिस। तो बोन मैरो से बनते हमारी आरबीसी, जो हम रेड ब्लड सेल होते हैं, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बॉडी डिस्फंक्शंस और इम्यूनिटी और डिस्फंक्शन से प्रोटेक्शंस। प्लेटलेट्स, तो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लीडिंग प्रिवेंशंस और ब्लड वेसल्स को रिपेयर करना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंट ऑफ हिमेटोपोइसिस, तो इसमें क्या होता है, हिमेटोपोइसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी कंटिन्यूसली नए रेड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनाती रहती है। अगर हिमेटोपोइसिस नॉर्मल ना हो तो बॉडी में एनीमिया, डिसफंक्शंस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए हिमेटोपोइसिस लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ठीक। रिप्लेस ओल्ड ब्लड सेल, पुरानी ब्लड सेल्स को रिप्लेस करना। तो ब्लड सेल की लाइफ लिमिटेड होती है, जैसे कि आरबीसी हमारी 120 डे, प्लेटलेट्स 7 से 10 डे, वाइट ब्लड सेल्स ये फ्यू आवर्स के लेकर ईयर तक टाइप को अकॉर्डिंग होती हैं। जब ये ब्लड या डैमेज हो जाते हैं तो स्प्लीन्स और लीवर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। बोन मैरो कॉन्टिन्यूसली नए ब्लड सेल को बनाती रहती है। अगर बॉडी में आरबीसी ना बनाए तो कुछ मंथ बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा और प्रेजेंस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक। पर्सन क्या होगा, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो बॉडी में हमेशा हेल्थी ब्लड सेल्स और अवेलेबल रहते हैं।
मेंटेन द नॉर्मल ब्लड सेल्स काउंट, तो नॉर्मल ब्लड सेल्स काउंट मेंटेन करना। तो बोन मैरो बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मल काउंट मेंटेन होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आरबीसीज कम, एनीमिया, डब्ल्यूबीसीज कम, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाना, और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। अब इसके अगर जो हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बॉडी के सभी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन करते रहते हैं, ठीक है। सपोर्ट इम्यूनिटी, बॉडी इन इम्यूनिटी, तो बॉडी की इम्यूनिटी को सपोर्ट करना। तो बोन मैरो आरबीसीज प्रोड्यूस करते हैं। ये डब्ल्यूबीसी बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई से प्रोटेक्ट करते हैं। तो बोन मैरो कंटिन्यूसली नए इम्यून सेल बनाते हैं। अगर किसी पेशेंट को डिसइंफेक्शन हो जाए तो बोन मैरो ज़्यादा न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस करता है ताकि इन्फेक्शंस जल्दी कन्वर्ट हो सके। बॉडी की डिसइंफेक्शन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक। मेंटेन द ऑर्गन ट्रांसपोर्ट्स, तो बोन मैरो कंटिन्यूसली आरबीसी बनाते हैं। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, और रनिंग करते वक्त हमारी मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हेल्थी आरबीसीज ये न्यूक्लियस तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, और अगर आरबीसीज कम हो जाए तो पर्सन जल्दी थक जाएगा, ठीक है। मेंटेन द नॉर्मल ब्लड क्लॉट, तो ब्लड बोन मैरो प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है कि प्लेटलेट्स नए इंजर्ड होने पर क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को रोक देना, ठीक। अगर कट लग जाए प्लेटलेट्स इमीडिएटली इंजर्ड साइड पर आकर प्लेटलेट्स प्लैग बनाने लगती हैं। बॉडी एक्सेसिव ब्लड लॉस से चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हीमोस्टैटिस। हीमोस्टैटिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो इंजरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है। सिंपल वर्ड में अगर जो हम इसमें देखें तो हीमोस्टैटिस बॉडी के नेचुरल मैकेनिज़म्स हैं जो ब्लड लॉस को कंट्रोल करता है और ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है। स्टेजेस ऑफ हीमेटोस्टैटिस। हीमेटोस्टैटिस टोटल 6 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, जैसे कि वेसो कॉन्ट्रैक्शंस, तो इंजरी के इमीडिएटली ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट नैरो हो जाते हैं। इस प्रोसेस को वेसो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। डैमेज ब्लड वेसल्स स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड लॉस इमीडिएटली रिड्यूस हो जाते हैं। फिंगर कट होती है तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स छोटी हो जाती हैं और क्या हो जाती है, बॉडी की फर्स्ट प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होने लगती है। प्लेटलेट्स प्लैग फॉर्मेशंस, तो प्लेटलेट्स इंजरी साइड पर स्टिक होकर टेम्परेरी प्लैग बनाती हैं, जैसे कि एड्हेशंस, तो प्लेटलेट्स डैमेज ब्लड वेसल से चिपक जाती हैं। और एक्टिवेशंस, तो प्लेटलेट एक्टिव होकर क्या होते हैं, केमिकल रिलीज करती हैं। ग्रेशंस, अगर प्लेटलेट्स अटैच होती है
सब मिलकर प्लेटलेट्स प्लैग बना देती हैं और ये टेम्परेचर लेबलिंग को कलर्ड करती हैं। बॉडी कोगुलेशंस, इस स्टेज में क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव होते हैं। ये रिएक्शन को कोगुलेशन स्टार्ट करते हैं। फाइब्रोनोजेंस, प्रोथ्रोम्बिन्स फैक्टर्स 8-6, ठीक है, इस रिक्वायरमेंट को एक्टिव होते हैं। थ्रोम्बिन बताता है कि फिर हमारा आता है फाइब्रिन क्लॉट फैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि ये थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन एक स्ट्रॉन्ग मेश मतलब जाल बनाते हैं। ये मेश प्लेटलेट्स और आरबीसीज को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे परमानेंट क्लॉट बन जाता है। इसमें कैंसरेट बनाने में कैमेट रोड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक, क्लॉट रिट्रैक्शंस, इसमें क्या होता है, क्लॉट बनाने के बाद प्लेटलेट्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये क्लॉट को श्रिंक कर देते हैं और ऊट के एडगेट पास आ जाते हैं। हीलिंग फास्ट हो जाती है। ब्लड वेसल्स रिपेयर के लिए स्पेशल मिलता है। ठीक है, अब बात हम करेंगे टिश्यू रिपेयर। टिश्यू को कैसे रिपेयर करेंगे, तो सबसे लास्ट स्टेज में डैमेज टिश्यू रिपेयर होते हैं। प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं और न्यू सेल ग्रोथ करते हैं। ब्लड वेसल्स नॉर्मल हो जाती हैं, जिसे कि ऊट को कम्प्लीटली हील कर किया जाता है। फिर हम बात करेंगे इसी में हमारा डिसीज स्टडी इन हिमेटोलॉजी। डिसीज स्टडी, तो हिमेटोलॉजी में ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स की डिसीज पढ़ाई जाती है कि ये सबसे पहले आरबीसी डिसऑर्डर को समझते हैं, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन की डिफिशियंसी के कारण हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। आरबीसीज ऑक्सीजन प्रॉपरली ट्रांसपोज कर पाते हैं, जैसे कि पुअर डाइट, ब्लड लॉस, प्रेगनेंसी या वार्म फंक्शंस। ठीक है, इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वीकनेस हो गया, फटीग थकान सी होगी और पेल स्किन, डाइजनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ट्रीटमेंट अगर जो हम करवाएंगे तो आयरन रिच डाइट लेंगे, ग्रीन लीफ वेजिटेबल यूज करेंगे, बीटरूट या गुड़, तो आयरन सप्लीमेंट भी दिया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से आरबीसीज प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाती, तो आरबीसीज बेड लार्ज और एब्नॉर्मल हो जाती हैं, जैसे वीकनेस, फटीग्स, रेड टंग्स या विटामिन B12 की डिफिशियंसी या फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट्स। ओके, फिर हम बात करेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में हीमोलाइटिक एनीमिया, इस डिसीज़ में आरबीसीज नॉर्मल 120 डे से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस प्रोसेस को हीमोलाइसिस कहते हैं। हाँ, बस इसमें जो कॉज हमें दिखते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज़, मलेरिया या ड्रग डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, फटीग्स, डार्क यूरिन। ठीक है, फिर हमारा आता है सिकल सेल एनीमिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये आरबीसी का नॉर्मल बी कॉन्केव शेप डबल कर स्किल शेप हो सकते हैं। ठीक, इसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकती हैं, सीवियर पेन अटैक हो जाता है। एनीमिया में जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पेन कैरीज होगा और हमें थकान जल्दी से महसूस होने लगेगी। फिर हम बात करेंगे
थैलेसीमिया। तो ये सभी एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होता है, सीवियर एनीमिया डेवलप हो सकती है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे पॉलीथीमिया। ये इस कंडीशन में आरबीसीज काउंट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ब्लड हमारा क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है। फिर हमारा आता है वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।